नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जागीर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की व्यष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म के सिद्धांत के अगले टॉपिक के बारे में। तो हमने इस पाठ के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है और पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संप्राप्ति कि संप्राप्ति क्या होती है, संप्राप्ति के प्रकार क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, संप्राप्ति को आगम भी कहा जाता है। तो संप्राप्ति क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ कि संप्राप्ति जिसे आगम भी कहा जाता है। ध्यान देना बच्चों कि संप्राप्ति और आगम दोनों एक ही नाम है। ठीक है, किसी फर्म या उत्पादक द्वारा, ध्यान देना बच्चों कि संप्राप्ति क्या होती है कि किसी फर्म या उत्पादक द्वारा वस्तु की बेची गई या विक्रय की गई मात्रा से प्राप्त धनराशि या मूल्य को संप्राप्ति कहते हैं। तो संप्राप्ति का क्या अर्थ हो गया कि संप्राप्ति का अभिप्राय किसी फर्म या उत्पादक द्वारा वस्तु की बेची गई मात्रा से प्राप्त धनराशि से या मूल्य से होता है। तो समझ में आ गई कि क्या होता है कि एक फर्म होती है, एक उत्पादक होता है जो वस्तु की मात्रा को बेचता है और उससे जो धन प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, संप्राप्ति या आगम कहते हैं। तो संप्राप्ति का अभिप्राय, संप्राप्ति का अभिप्राय किसी फर्म या उत्पादक द्वारा वस्तु की बेची या विक्रय की गई मात्रा से प्राप्त धनराशि या मूल्य से होता है। तो ध्यान देना बच्चों कि संप्राप्ति क्या हो गई कि फर्म या उत्पादक द्वारा वस्तु की बेची गई या विक्रय की गई मात्रा से प्राप्त धनराशि के मूल्य से प्राप्त धनराशि या मूल्य से होता है। ठीक है, ध्यान देना कि फर्म के कुल संप्राप्ति में लागत के साथ साथ लाभ भी प्राप्त होता है, लाभ भी शामिल होता है, लाभ भी शामिल होता है। तो ध्यान देना बच्चों कि संप्राप्ति क्या हो गई या आगम क्या हो गया कि किसी फर्म द्वारा, ध्यान देना, किसी फर्म या उत्पादक द्वारा वस्तु की बेची गई मात्रा से प्राप्त मूल्य से होता है या धनराशि से होता है। तो वही क्या होती है, संप्राप्ति होती है। यानी फर्म के कुल संप्राप्ति में लागत के साथ साथ क्या शामिल होता है, लाभ भी शामिल होता है। ठीक है, यानी टीआर क्या होता है, कुल संप्राप्ति कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये दोनों क्या होते हैं उसमें शामिल होते हैं आगम में। ठीक है, तो संप्राप्ति बच्चों आपके समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है कि किसी फर्म या उद्योग द्वारा बेची गई वस्तु की बेची गई मात्रा से प्राप्त धनराशि या मूल्य से होता है। ध्यान रखना कि फर्म के कुल संप्राप्ति में लागत के साथ साथ लाभ भी शामिल होता है। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि कुल संप्राप्ति की परिभाषा या अर्थ क्या होता है। अब हम जानेंगे कि संप्राप्ति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ध्यान देना, तो संप्राप्ति मैं चार्ट के माध्यम से बताता हूं, फिर एक एक करके हम क्या करेंगे, इनका वर्णन करेंगे। ये हो गई कुल संप्राप्ति, ये हो गई औसत संप्राप्ति और ये हो गई
सीमांत संप्राप्ति। तो 3 संप्राप्ति है, कुल संप्राप्ति यानी TR, औसत संप्राप्ति यानी AR और सीमांत संप्राप्ति यानी MR। तो हम क्या करेंगे, इनका एक एक करके वर्णन करेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, कुल संप्राप्ति क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कुल संप्राप्ति TR। फर्म की कुल संप्राप्ति होती है कि फर्म द्वारा बेची गई वस्तु की मात्रा तथा वस्तु की कीमत के गुणनफल के बराबर होती है। ध्यान देना, वस्तु की बेची गई मात्रा तथा वस्तु की बेची गई वस्तु की कीमत के गुणनफल के बराबर होती है। तो कुल संप्राप्ति फर्म द्वारा विक्रय की गई वस्तु की मात्रा तथा विक्रय की गई वस्तु की मात्रा तथा विक्रय की गई वस्तु की कीमत, विक्रय की गई वस्तु की मात्रा और विक्रय की गई वस्तु की कीमत के गुणनफल के बराबर होती है। तो कुल संप्राप्ति समझ में आ गई। कुल संप्राप्ति क्या होती है कि फर्म द्वारा विक्रय की गई वस्तु की मात्रा और विक्रय की गई वस्तु की कीमत के गुणनफल के बराबर होती है। यानी TR बराबर क्या होगा, TR बराबर होगा P इंटू Q। TR बराबर क्या होगा, P इंटू Q। जहाँ TR क्या है, कुल आगम या कुल संप्राप्ति बराबर है बेची गई वस्तु की कीमत गुणा हो जाएगी बेची गई वस्तु की मात्रा। तो बच्चों, कुल संप्राप्ति समझ में आ गया होगा कि कुल संप्राप्ति क्या होती है। कि कुल संप्राप्ति होती है फर्म द्वारा विक्रय की गई या बेची गई वस्तु की मात्रा तथा वस्तु की बेची गई कीमत के गुणनफल के बराबर होती है। यानी TR बराबर क्या होती है, P इंटू Q होती है। जैसे मालूम है, आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि वस्तु की कीमत 10 रुपये है और फर्म 15 इकाइयों का क्या करती है, 15 इकाइयाँ बेचती है। तो फर्म का कुल संप्राप्ति क्या होगा, TR बराबर हो जाएगा 10 इंटू 15 यानी 150 रुपये क्या हो जाएगा, फर्म का कुल संप्राप्ति या फर्म का कुल आगम हो जाएगा। यानी P इंटू Q फर्म द्वारा विक्रय की गई वस्तु की मात्रा तथा विक्रय की गई वस्तु की कीमत के गुणनफल के बराबर होता है। ये TR बराबर होता है P इंटू Q। तो कुल संप्राप्ति समझ में आ गया होगा आपके क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं औसत संप्राप्ति। अब है अगला औसत संप्राप्ति। औसत संप्राप्ति यानी AR। ध्यान देना बच्चों, जब कुल संप्राप्ति में बेची गई मात्रा का भाग लगा देते हैं तो हमें औसत संप्राप्ति प्राप्त हो जाती है। यानी कुल संप्राप्ति में आपको विक्रय की गई मात्रा का भाग लगाना है तो आपको प्राप्त हो जाएगी औसत संप्राप्ति। ठीक है, कुल संप्राप्ति में विक्रय की गई वस्तु की मात्रा का भाग देकर
औसत संप्राप्ति प्राप्त की जाती है। तो औसत संप्राप्ति किस प्रकार प्राप्त होती है कि आपको कुल संप्राप्ति में बेची गई मात्रा का भाग लगाना, यानी विक्रय की गई मात्रा का भाग लगाओगे तो आपको औसत संप्राप्ति प्राप्त हो जाएगी। यानी औसत संप्राप्ति का सूत्र क्या होगा? औसत संप्राप्ति बराबर कुल संप्राप्ति बटा विक्रय की गई मात्रा, विक्रय की गई वस्तु की मात्रा। कुल संप्राप्ति में आपको भाग लगाना है विक्रय की गई वस्तु की मात्रा। तो ध्यान देना, ए आर बराबर क्या हो जाएगा? टी आर अपॉन क्यू। ये सूत्र हो गया, ठीक है, टी आर अपॉन क्यू। टी आर का सूत्र हमने पिछले वाले जो है ना कुल संप्राप्ति है उसकी परिभाषा में जाना था, ठीक है। तो ए आर बराबर क्या होगा? टी आर अपॉन क्यू। तो बच्चों आपके औसत संप्राप्ति समझ में आ गया। यानी बस आपको क्या करना है कि कुल संप्राप्ति में विक्रय की गई मात्रा का भाग लगाना है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? औसत संप्राप्ति प्राप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरी सीमांत संप्राप्ति एम आर की। सीमांत संप्राप्ति यानी एम आर। देखो बच्चों, सीमांत संप्राप्ति एम आर क्या होती है? एक वस्तु की मात्रा बेचने से या एक वस्तु की मात्रा के विक्रय के परिवर्तन से कुल संप्राप्ति में जो परिवर्तन होता है, कुल संप्राप्ति में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत संप्राप्ति कहा जाता है। यानी बेची गई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन से, ध्यान देना, बेची गई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन से उस कुल संप्राप्ति में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं? सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। तो सीमांत संप्राप्ति क्या होती है? विक्रय की गई वस्तु की एक इकाई में परिवर्तन से, एक इकाई में विक्रय की गई वस्तु की एक इकाई में परिवर्तन से कुल संप्राप्ति में जो परिवर्तन होता है, विक्रय की गई वस्तु की एक इकाई में परिवर्तन से कुल संप्राप्ति में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। तो बच्चों समझ में आएगा सीमांत संप्राप्ति क्या होती है कि वस्तु की एक इकाई, जो विक्रय की गई एक इकाई के परिवर्तन से कुल संप्राप्ति में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं? सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। तो सीमांत संप्राप्ति का सूत्र क्या हो जाता है? सीमांत संप्राप्ति बराबर है कुल संप्राप्ति में परिवर्तन बटा, ध्यान देना बच्चों, सीमांत संप्राप्ति क्या है? कुल संप्राप्ति में परिवर्तन बटा विक्रय की गई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। तो बच्चों इसका सूत्र क्या हो गया? कुल संप्राप्ति में परिवर्तन में भाग लगाना है विक्रय की गई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन का, तो आपको सीमांत संप्राप्ति प्राप्त हो जाएगी। यानी एम आर बराबर होगा डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, या एम आर बराबर होगा टी आर
टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। तो इस प्रकार आप है दोनों सूत्रों के माध्यम से सीमांत संप्राप्ति प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों मैंने आपको कुल संप्राप्ति की डेफिनेशन और उसका सूत्र बता दिया, औसत संप्राप्ति की डेफिनेशन और उसका सूत्र बता दिया, सीमांत संप्राप्ति की डेफिनेशन और उसका सूत्र बता दिया। यानी मैंने तीनों के आपको डेफिनेशन यानी परिभाषा अर्थ बता दी और साथ साथ में उनके सूत्र भी बता दिए। मेरे हिसाब से आपको तीनों के तीनों अच्छी से समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं इनके सारणी बनाते हैं। ठीक है, हम कौन से बाजार की बात कर रहे हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। जैसे मान लो वस्तु की कीमत है 10 रुपये। ध्यान देना बच्चे, वस्तु की कीमत क्या है? वस्तु की कीमत है 10 रुपये। ठीक है, तो हम बात करें वस्तु की कीमत 10 रुपये है। हम कौन से बाजार की बात? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम वस्तु की कीमत 10 रुपये और इसके आधार पर हम निकालेंगे सीमांत संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और कुल संप्राप्ति। ठीक है, तो मैं एक सारणी बनाता हूं। ठीक है, सबसे पहले आएगा इस कॉलम में बेची गई वस्तु की मात्रा, यानी विक्रय की गई वस्तु की मात्रा, यानी इसको आप क्यों लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ हो जाएगी आपकी कीमत यानी वस्तु की कीमत, ये टी आर हो जाएगा यानी कुल संप्राप्ति, ए आर हो जाएगा औसत संप्राप्ति और ए एम आर हो जाएगा यानी सीमांत संप्राप्ति। तो हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। जैसे एक है, वस्तु की कीमत कितनी है? 10 रुपये। तो टी आर हमने निकाला था, कैसे निकाला था याद हो आपको? यहाँ पे मैं सूत्र लिख देता हूँ। टी आर कैसे निकाला था? पी इंटू क्यू। ध्यान देना बच्चों, पी इंटू क्यू। पी कितना है? 10 है और क्यू कितना है? 1। तो 10 इंटू 1 बराबर 10 हो गया। ठीक है, ए आर कैसे निकालोगे? इसका मैं सूत्र लिख देता हूँ, क्योंकि सूत्र याद रहेंगे तभी आप सारणी को क्या है सोल्व कर पाओगे। 4 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान देना, सारणी से संबंधित। तो ए आर बराबर क्या होता है? टी आर अपॉन क्यू। टी आर कितना है यहाँ पे? 10 और क्यू कितना है? 1। तो 10 में हम 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 10। ठीक है, एम आर का सूत्र क्या है? डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। तीनों के सूत्र अलग अलग है, मैंने बॉक्स बना दिए। ठीक है, तो पिछले वाला कुछ भी नहीं था 0 इकाई पे, और अब के बाद 10 है तो कितना हो जाएगा? 10 का परिवर्तन हो गया तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इकाई बढ़कर कितनी हो गई? 2 हो गई। अब कीमत क्या रहेगी? ध्यान देना, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत क्या होती है? समरूप होती है। यानी कीमत क्या रहेगी? हर इकाई पे समरूप यानी समान रहेगी, यानी 10-10 रुपए ही रहेगी। ठीक है, तो ये 10 ही रहेगी। ठीक है, ये हो गया 20। 10 इंटू 2 20। 10 में 20 में 10 का 2 का भाग 2 10। 20 में 10 गए 10। ठीक है, इसी प्रकार 3 हो गई, ये 10 समान रहेगी। 10 इंटू 3 30 हो गए। 30 में 20 के 30 में 3 का भाग लगाएंगे तो आपको 10 प्राप्त होंगे, और 30 में 20 गए तो आपको 10 प्राप्त होंगे। 4 10 ये 40 हो गए, ये 10 ये 10, ये 5 हो गए, ये 10 ये 50, ये 10 ये 10। ठीक है, तो इधर ध्यान देना सारणी में कि जैसे जैसे मात्रा बढ़ रही है कीमत क्या रहती है? समान रहती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमतें बदलती नहीं है, कीमतें समरूप रहती है, समान रहती है। तो ये क्या रहेगी? हर स्थिति में समान रहेगी। तो हमने टी आर कैसे निकाला? टी आर आपको पता है कि टी आर क्या होती है? वस्तु की बेची गई मात्रा और वस्तु की कीमत के गुणनफल के बराबर होती है। तो बेची गई मात्रा ये होगी 1 2 3 4 5,
और कीमत आपको 10 दे रखी है, तो 1 से इंटू 10 हो गया, 2 से इंटू 10 हो गया, 3 से इंटू 10 हो गया, 4 से इंटू 10 हो गया, 5 से इंटू 10 हो गया, तो 10, 20, 30, 40 और 50 आ गए। ठीक है, ई आर कैसे निकालते हैं, टी आर अपॉन क्यू, यानी टी आर में आप भाग देते जाओगे क्वांटिटी का, तो आपको 10 10 प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार एम आर कैसे निकालते हैं, एक इकाई परिवर्तन से कुल सीमांत प्राप्ति में जो परिवर्तन होता है उस वो क्या होता है, एम आर होता है। यानी कितने का परिवर्तन, 10 से 20 का, 10 का परिवर्तन 1 से 2 का, 1 का, यानी 10 में 1 का भाग देंगे 10, तो सब में क्या आएगा, 10 10 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारणी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं इनके रेखा चित्र कैसे बनते हैं, ध्यान देना, मैं यहां बना के बताता हूं आपको। जो टी आर वक्र होता है वो ऊपर इस सीधी जाती हुई रेखा होती है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि क्या होता है, कीमतें समरूप होती है, और कीमतें समरूप होने पर क्या होता है, ये बढ़ता हुआ ऊपर की ओर धनात्मक होता है। तो ये क्या हो गई, टी आर वक्र हो गया। ध्यान देना बच्चों, नोट करते रहना, ये कौन सा वक्र है, टी आर वक्र हो गया। तो ध्यान रखना, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कुल संप्राप्ति वक्र ऊपर की ओर सीधी जाती हुई रेखा होती है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 10 20 30 40 और 50, ये क्या हो गई, सीमांत संप्राप्ति और ये मात्रा हो गई। ठीक है, तो बच्चों आपको टी आर वक्र समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ए आर और एम आर। ध्यान देना कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति दोनों समान होती है। देखो ये भी 10 10 10 10 है, ये भी 10 10 10 10 है। ठीक है, इन्हें दोनों समान है। तो वक्र कैसे बनेगा, इधर ध्यान देना, वक्र बनेगा ऐसे, यानी क्षैतिज अक्ष के समांतर या ओ अक्ष के समांतर। ये हो गया ए आर बराबर एम आर बराबर पी। ध्यान देना, वस्तु की जो कीमत होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, वस्तु की कीमत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत एम आर व ई आर के बराबर होती है। देखो बच्चों, सारणी में देखो वस्तु की कीमत क्या है, 10 है, और यहाँ पे भी क्या है, 10 10 है। तो ध्यान देना, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की जो कीमत होती है ना, पी बराबर, वो ए आर बराबर एम आर होती है। जो रेखा चित्र में देखो कि वस्तु की कीमत किसके बराबर है, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति के बराबर है। ठीक है, यानी जो एम आर वक्र है, ध्यान देना इधर कि एम आर व ए आर वक्र क्षैतिज अक्ष के समांतर होते हैं। कैसे होते हैं, क्षैतिज अक्ष या अक्ष के समांतर होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी टॉपिक है। रेखा चित्र के माध्यम से और सारणी के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, तो ए आर बराबर एम आर बराबर पी होता है। ठीक है, तो ध्यान देना कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो ए आर वक्र होता है वो सीधी ऊपर की ओर बढ़ती हुई एक सीधी रेखा होती है, ऊपर की ओर बढ़ती हुई एक सीधी रेखा होती है। यानी टी आर वक्र ऊपर की ओर बढ़ती हुई एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, ये टी आर वक्र के बारे में बता दिया, एम आर वक्र के बारे में मैंने यहाँ बता दिया कि एम आर वक्र क्या होता है, क्षैतिज अक्ष के समांतर होता है तेरा। ठीक है, इसकी आकृति कैसी होती है, यहाँ पे आगम आ जाएंगे, संप्राप्ति आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से आज का जो टॉपिक है कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनकी परिभाषा, इनका अर्थ क्या होता है, इनके सूत्र क्या होते हैं, और सारणी के माध्यम से और रेखा चित्र के माध्यम से आपको तो पूरा का पूरा स्पष्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनके वक्र कैसे बनते हैं, इनकी आकृति भी मैंने आपको बता दी कि ऐसा वक्र क्यों बनता है और ऐसा वक्र
क्यों बनता है। ठीक है, अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकॉन को दबाइए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।